हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी लोगों का टारगेट फॉर आईक्यू में। यहाँ पे हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाली पीसीएसजे परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। ये जो पूरा क्लास है ये सबूत, लोक दस्तावेज और दस्तावेजी साक्ष्य भाग 2 56 से लेकर 100 सेक्शंस 56 टू 100 इनको कवर करने के लिए बनाया गया है। इसमें आगे भी लेक्चर आएंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न तथ्यों में से किनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इनमें से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होगा तथ्य जो न्यायिक अपेक्षा के योग्य हैं। ये सेक्शन 56 में दिया हुआ है कि वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय करेगा उसको साबित करना आवश्यक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा वह साबित करना आवश्यक नहीं है। यह भी मैंने आपको बताया है इससे पहले। कई बार इस तरीके से मोड़ करके क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यायिक ग्राह्य प्रवर्तित होता है। जो न्यायिक ग्राह्य होता है यह प्रवर्तित होता है सबूत के अधितेजन के रूप में, यानी इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये वही क्वेश्चन झारखंड जे में पूछा गया क्वेश्चन है 2005 का। ये परिवर्तित करके पूछा गया है, थोड़ा मोड़ करके पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे साबित करना होगा। इनमें से किसको साबित करना होगा। तो इसका सही आंसर है न्यायालय का कोई पूर्व निर्णय। देखिए सेक्शन 56 में दिया हुआ है कि किनको साबित करना आवश्यक नहीं होगा। तो 56 में क्या है, जो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य हैं उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। इसके अलावा 58 में दिया हुआ है कि पक्षकारों के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले तथ्य को भी साबित करना आवश्यक नहीं होता है। तो ये दोनों, ये 56 का उदाहरण है और ये 58 का। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस तत्व को साबित करना आवश्यक है। इनमें से कौन सा तत्व साबित करना आवश्यक होता है। तो देखिए सुसंगत तत्वों को साबित करना आवश्यक है। 56 में दिया हुआ है न्यायिक अपेक्षा, ये सेक्शन 56 में दिया हुआ है, इसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। जो पक्षकारों द्वारा स्वीकृत होते हैं उनको भी साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये सेक्शन 58 में दिया हुआ है। इसके अलावा जो संस्वीकृत हैं उनको भी साबित करने का आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो संस्वीकृत तत्व होते हैं वो अभियुक्त अपने ही विरुद्ध उसके द्वारा साबित, अपने ही विरुद्ध वो स्वीकार करता है, तो इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। और धारा 5 में, ये सेक्शन 5 में दिया हुआ है, सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है कि साक्ष्य ग्राह्य हैं जिनको साबित करने की आवश्यकता होती है। अगला है, न्यायाधीश किसी तत्व के व्यक्तिगत ज्ञान को साक्ष्य के रूप में नहीं ले सकता है। यह कथन किस मामले में दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ये जो है ये हरप्रसाद बनाम शिवदयाल, इसके मामले में ये कहा गया था। ठीक है ना। अगला है, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है वे वर्णित है। न्यायिक अपेक्षा करनी होती है वो किसमें वर्णित है। तो ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, जिनकी न्यायिक अपेक्षा करनी होती है वो वर्णित है धारा 57 में। 57 के अंतर्गत वे तथ्य जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होती है उनका वर्णन किया गया है। 58 में कौन से हैं, जो स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये 58 में दिया हुआ है। ठीक है ना। इसके साथ ही साथ 56 में दिया हुआ है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तत्व को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और 55 में क्या दिया हुआ है, 55 में दिया हुआ है नुकसानी पे प्रभाव डालने वाले शील के संबंध में प्रावधान है। अगला देखिए, साक्ष्य अधिनियम की धारा 57(1) के अधीन न्यायालय का न्यायिक अपेक्षा करनी होती है। न्यायालय को जो न्यायिक अपेक्षा करनी होती है तो ये 57(1) के अधीन किसकी करनी होती है, तो भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की करनी होती है। देखिए इसमें 57 सब क्लॉज 1 से लेकर 57 सब क्लॉज 13 तक के प्रावधान दिए हुए हैं। ऐसे तत्वों का उल्लेख है जिनकी अपेक्षा, न्यायिक अपेक्षा यानी जुडिशियल नोटिस न्यायालय को करना होता है। ठीक है ना। अगला दिया हुआ है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायिक अपेक्षा शब्दावली से अभिप्राय है। न्यायिक अपेक्षा जो शब्दावली है इससे क्या अभिप्राय है,
न्यायिक अपेक्षा से वैसे अभिप्राय होता है ऐसे तत्वों से जिनकी न्यायालय को स्वयं जानकारी होनी चाहिए और इनको साबित करना आवश्यक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसी बात को बिना सबूत के अस्तित्व में मानना। अगला है, निम्न में से किसको साबित करने आवश्यक होगा? इनमें से किसको साबित करना आवश्यक होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, भारत राज्य क्षेत्र में लागू सभी विधियां इसकी न्यायिक अपेक्षा के अंतर्गत आता है। ऐसे ही यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित समस्त पब्लिक अधिनियम ये भी न्यायिक अपेक्षा के अंतर्गत आता है, और भारतीय सेना के लिए युद्ध की नियमावली ये भी न्यायिक अपेक्षा के अंतर्गत। तो इसको बैंक का ऋण संबंधी रिकॉर्ड, इसको साबित करने की आवश्यकता होती है। अगला है, न्यायालय निम्न को न्यायिक नोटिस नहीं ले सकेगा। इनमें से किसका न्यायिक नोटिस न्यायालय नहीं ले सकेगा ये आपको बताना है। तो इसका सही होगा ऐसा तत्व जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में है, इसका नोटिस नहीं ले सकेगा। ठीक है ना, ये 57 में ही है, सेक्शन 57 में ही। न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तत्व को इनमें से क्या होता है? न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तत्व साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 57 में इस तरीके के कई क्वेश्चन मोल्ड करके पूछे जाते हैं। अगला है, वह तत्व जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा, अर्थात धारा 57 साक्ष्य अधिनियम, उसे क्या होगा इनमें से? तो उस पक्षकार द्वारा प्रमाणित करना होगा जो उसके होने का अभिकथन करता है। अब यहां समझिए, जो धारा 57 है, सेक्शन 57, इसका जो अंतिम भाग है, इसके दूसरे कथन में कहा गया है कि न्यायालय को किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा का किसी व्यक्ति के अनुरोध किए जाने पर न्यायालय ऐसा करने से मना कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि ये न्यायिक अपेक्षा में आता है, मगर उसको न्यायालय मना कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में जब तक वह व्यक्ति न्यायालय में ऐसी पुस्तक और दस्तावेज प्रस्तुत न करे जिसे न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करने के लिए आवश्यक समझे, तब तक उसको करना पड़ेगा। तो उसको प्रमाणित करना उस पक्ष के द्वारा करना पड़ेगा जो उसके अभिकथन होने, उसके साबित होने का अभिकथन करता है। अगला है, किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है? किस तथ्य का न्यायालय न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है? तो देखिए, अखबार में प्रकाशित किसी खबर का न्यायिक संज्ञान नहीं ले सकता है। और 57 के, जैसा मैंने आपको बताया है, 1 से 13 तक के कई सब क्लॉज दिए हुए हैं। इनमें दिया हुआ है भारत सरकार द्वारा मान्य विधियां, जो ये है, ये दिया हुआ है 57 के उपखंड 7 में दिया हुआ है। इसके अलावा भारत सरकार के अधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र, ये 57 के उपखंड 10 में दिया हुआ है। और सड़क और भूमि या समुद्र के मार्ग के नियम, ये 57 के उपखंड 13 में दिया हुआ है। अगला है, साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय किन तत्वों की न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता है? किन तत्वों की न्यायिक अपेक्षा नहीं ले सकता है? तत्व जो पक्षकार द्वारा सुनवाई पर या उसके पूर्व, सॉरी, इसमें है शासन के द्वारा जारी कार्यपालिका अधिसूचना, शासन के द्वारा जारी कार्यपालिका अधिसूचना, इनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय नहीं ले सकता है। अगला दिया हुआ है, तथ्य जिन्हें पक्षकार द्वारा सिद्ध करना आवश्यक नहीं है में सम्मिलित हैं, ये दिया हुआ है सेक्शन 58 के अंतर्गत। इसमें सही आंसर होगा तथ्य जो पक्षकारों द्वारा सुनवाई पर या उसके पूर्व स्वीकृत किए जा चुके हैं, उनको साबित करना आवश्यक नहीं है। निम्न में से साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा अनुसूचित साक्ष्य नहीं है के सिद्धांत को मान्यता प्रदान करती है? अनुसूचित साक्ष्य नहीं है, इसको कौन सी धारा मान्यता प्रदान करती है? तो यह है धारा 60। अगला है, निम्न में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा कहती है कि स्वीकृत साक्ष्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? इनमें से कौन सी धारा ऐसी है जो कहती है स्वीकृत साक्ष्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? अभी मैंने आपको बताया धारा 58 में है कि किसी ऐसे तत्व को जो किसी कार्यवाही में साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उसके अपकर्ता द्वारा सुनवाई पर या सुनवाई के पूर्व स्वीकार कर लिया गया है। साक्ष्य अधिनियम द्वारा धारा 58 संबंधित है। धारा 58 किससे संबंधित है? तो यह है औपचारिक स्वीकृति से। धारा
जो 58 है ये औपचारिक स्वीकृति से संबंधित है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 59 में किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु को साबित किया जा सकता है। किससे साबित किया जा सकता है? प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीय साक्ष्य के द्वारा। ये धारा 61 में बताए गए नियम का पालन इसमें करना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, सभी तथ्य और दस्तावेज के अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे, ये गलत है। इसमें दिया हुआ है दस्तावेज के अंतर्वस्तु को या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा, ये सेक्शन 61 में दिया है। अंतर्वस्तु को सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत दस्तावेजों की अंतर्वस्तु इनमें से क्या है? मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित की जा सकती है, मौखिक साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकती। मैंने आपको बताया कि अंतर्वस्तु को सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से ही प्रमाणित किया जा सकेगा। अगला है मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है? इनमें से मौखिक साक्ष्य के द्वारा क्या साबित किया जा सकता है? तो दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी चीजों को मौखिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जा सकता है। अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए सेक्शन 61 में प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला है एक्स पर यह आरोप है कि उसने वाई की हत्या की है। ए अपने साक्ष्य में कहता है कि जेड ने मुझे कहा कि उसने देखा है कि एक्स ने वाई को छुरा मारा था और समाचार पत्र में भी पढ़ा था कि एक्स ने वाई की हत्या की है, ऐसा ए कथन करता है। अब ए का कथन है जो ये क्या कैसा होगा? ए का कथन ग्राह्य नहीं है क्योंकि ये अनुश्रुत साक्ष्य की श्रेणी में आता है। ठीक है ना। अगला है का कहता है कि खा ने बताया कि आ ने बा का कत्ल किया है। ये अनुश्रुत साक्ष्य का उदाहरण है। अनुश्रुत साक्ष्य सुनी सुनाई बातों पर आधारित होता है, उसको डायरेक्टली जो साक्ष्य दे रहा है उसके द्वारा देखा नहीं गया है। मौखिक साक्ष्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मौखिक साक्ष्य आपको बताना है, इनमें मौखिक साक्ष्य के रूप में कौन सा सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा यदि यह कि एक ऐसे कथन के बारे में जिसकी उपधारणा की जा सकती है मौखिक साक्ष्य में नहीं है। अब देखिए कौन कौन से हैं। 60 में सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है कि यह ऐसे कथन के बारे में जिसे देखा जा सकता है, 1 में। ये 2 में दिया हुआ है जिसे सुना जा सकता है, और 3 में दिया हुआ है जो जिसका बोध हो सकता है। इसके अलावा राय पे आधारित साक्ष्य ऐसे व्यक्ति के होगा जो ऐसी राय धारित करता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन मौखिक साक्ष्य के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, अर्थात यदि वह निर्दिष्ट करता हो। इनमें से कौन सा है? तो यह है कि किसी राय या अन्य आधारों को जिन पर वह राय धारित है तो वह साक्ष्य उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसने अन्य व्यक्तियों के बारे में कहता सुना है। ये सही नहीं है। जैसा मैंने अभी आपको जस्ट बताया है, 61 में दिया हुआ है 4 प्रावधान कि राय पर आधारित साक्ष्य ऐसा व्यक्ति का होगा जो ऐसी राय धारित रखता है, अन्य व्यक्तियों के बारे में सुना हो ऐसा नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 5 संबंधित है। अध्याय 5 किससे संबंधित है? तो अध्याय 5 संबंधित है दस्तावेजी साक्ष्य से। अगला है निम्न में से कौन सा तत्व साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों से नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जो साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है? तो ये है अनुश्रुत साक्ष्य को स्वीकार कर लेना। ये साक्ष्य अधिनियम के मुख्य सिद्धांतों में से नहीं है। सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम का उदाहरण इनमें से नहीं है। सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए धारा 164। अब जो धारा 164 ये सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम नहीं है। धारा 60 जो है ये मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए, इसके बारे में प्रावधान करती है। 64 में दिया हुआ है दस्तावेजों को प्राथमिक साक्ष्य के द्वारा साबित किया जाना, और 91 में दिया हुआ है दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों और संपत्तियों के व्ययन के बारे में निर्बंधों के साक्ष्य इनमें दिए हुए हैं।
धारा 164 जो है ये सूचना पाने के बावजूद दस्तावेजों को न पेश किए जाने पर उस दस्तावेज के उपयोग के संबंध में उपबंध को प्रावधानित करती है। तो ये यहाँ से सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम का उदाहरण नहीं है। अगला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 60 में मौखिक साक्ष्य होना चाहिए। मौखिक साक्ष्य किस प्रकार का होना चाहिए? तो मौखिक साक्ष्य केवल प्रत्यक्ष होना चाहिए। अगला है एक नियम यह कहता है कि सुना सुनाया साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता, अनुसूचित साक्ष्य। अब देखिए दिया हुआ है कि का न्यायालय में कथन करता है कि उसने बम फटने की आवाज को सुना जिसमें व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। का कथन किस तरीके का होगा? तो देखिए का कथन ग्राह्य होगा। वे तथ्य जो अन्य व्यक्तियों से उसके बारे में सुनता है वो साक्ष्य यहाँ पे ग्राह्य नहीं होता है, वो अनुसूचित साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। बम की आवाज को सुना ये साक्ष्य ग्राह्य होगा। अगला है दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकेगी। तो दस्तावेजों की जो अंतर्वस्तु है ये किसके द्वारा साबित की जा सकेगी? अभी मैंने आपको बताया दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकेगी प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा। प्राथमिक और द्वितीयक दोनों साक्ष्य के द्वारा दस्तावेजों की, ये सेक्शन 61 में दिया हुआ है। अगला है समाचार पत्र का विवरण है। समाचार पत्र का जो विवरण होता है ये अनुसूचित साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। अनुसूचित साक्ष्य वो होता है जिसे साक्ष्य देने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से सुना हो। अब चूंकि समाचार पत्र में जो विवरण होता है ये किसी अन्य सूत्रों के द्वारा प्राप्त होता है और वहां पे प्रकाशित होता है और वो कोई अन्य व्यक्ति पढ़ता है तो वो अनुसूचित साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है किसी विषय के बारे में समाचार पत्र की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य है? तो ये अनुसूचित साक्ष्य की कैटेगरी में आता है। अगला है निम्नलिखित में से सबसे अच्छा साक्ष्य कौन सा होता है? सर्वोत्तम साक्ष्य कौन सा होता है? तो सर्वोत्तम साक्ष्य होता है दस्तावेजी साक्ष्य। सेक्शन 62 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य जो होता है ये सर्वोत्तम साक्ष्य माना गया है। इसमें प्राथमिक साक्ष्य सेक्शन 62 में बताया गया है। अगला देखिए साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है? तो प्राथमिक साक्ष्य से संबंधित है धारा 62। धारा 62 के अनुसार प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना गया है जिसके अंतर्गत न्यायालय के निरीक्षण में पेश किया गया जो दस्तावेज है ये स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आता है। ये समग्र रूप से दृश्य और सर्वोत्तम माना गया है। प्राथमिक साक्ष्य से अभिप्रेत है। प्राथमिक साक्ष्य से इनमें से क्या अभिप्रेत है ये आपको बताना है। तो ये है उपयुक्त सभी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया दस्तावेज, दस्तावेज का प्रत्येक भाग और दस्तावेज के प्रत्येक प्रतिलेख, ये भी इसके अंतर्गत आता है। निम्न साक्ष्य में से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है? इनमें से कौन सा द्वितीयक साक्ष्य नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है किसी दस्तावेज के प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्हें उसका निष्पादन किया है। ये प्राथमिक साक्ष्य में आता है, ये द्वितीयक साक्ष्य में नहीं है। जहां की कोई मूल दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां क्या होगा? वहां पे हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज की प्राथमिक साक्ष्य माना जाएगा। ठीक है ना? तो ये हम लोग के आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसका फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बताइएगा कि आपको इसमें कौन कौन सी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में समझनी है या कौन कौन सी चीज़ों में डाउट हैं या इंडियन एविडेंस एक्ट की कौन कौन सी धाराओं को आप फिर से पढ़ना चाहते हैं या उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को कवर करना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।